हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू 51। क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और आई बटन पे भी क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इस समय टर्म फर्स्ट के एग्जाम के मात्र 1 महीने बचे हुए हैं। जितना भी समय आप निकाल सकते हैं निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं डेली एक नया वीडियो आपके लिए लेके आता हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें और हमारा जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो हम अचीव करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज सेइंग दैट इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विज इन्वॉल्व। अब देखिए यहाँ पर इवॉल्व्ड और इन्वॉल्व में कंफ्यूजन नहीं हो। जब इवॉल्व्ड लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट इवॉल्व हो रही है, यानी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हीट रिलीज होती है तो उसमें नीचे आपके पास ऑप्शंस कौन से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हीट रिलीज होती है, ऐसा नहीं है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, NH4Cl को वाटर में, तो ये भी नहीं है। फिर है बर्निंग ऑफ LPG। बिल्कुल, जब हम LPG को बर्न करते हैं तो वहां पर हीट रिलीज होती है। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ LPG। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलर जिंक taken in a test tube, the following observation are recorded, point out the correct observation। कहता है हमारे पास HCl है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक के साथ। जब रिएक्शन होती है तो बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन क्या कहते हैं। पहला लिखता है द सरफेस ऑफ द मेटल बिकम शाइनिंग, कभी नहीं हो सकता है कि। सेकेंड है द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ कहता है, थर्ड कहता है ऑर्डर ऑफ द पेंगुइन स्मेल गैस इज रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर ऐसी गैस भी नहीं निकल रही है। और लास्ट है अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज वॉल्व, तो दैट्स इज करेंट आंसर बिकॉज यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसकी प्रॉपर्टी है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। दैट्स वेयर योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कंसीडर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ NH3 + 4O2 NO + 6H2O। आपको बताना है कि भैया कौन से प्रकार की रिएक्शन है। तो सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है A + B = C। इसका मतलब एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन आपका नहीं है। फिर क्या हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में। पर यहाँ पर ना तो कोई एसिड है ना तो बेस है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो आपका A और C ये दोनों करेक्ट होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, A और D इनकरेक्ट होगा, B और C इनकरेक्ट होगा, A और C दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत, फाइनल आपका ये सही हो जाएगा, ये भी गलत है, तो योर फाइनल आंसर विल बी A एंड C। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यानी जो आपकी रिएक्शन दी हुई है इनके बारे में जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स उसमें कौन से करेक्ट हैं, आपको ये बताना है। चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो आयरन यहाँ पर अकेला है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे जाता है तो आयरन में ऑक्सीजन ऐड होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, गलत है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और लास्ट है आपका वाटर इज एक्टिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बिल्कुल सही है कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपका सही है। तो आपका कौन सा सही है, A, B और D, ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो देख लेते हैं आपका राइट आंसर कौन होगा। तो राइट आंसर हो गया A, B और D। योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन C,
ए, बी और डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको बताना है कौन एक्सोथर्मिक है या कौन इंडोथर्मिक। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, ये आपका वाटर और क्विकलाइन बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी हीट रिलीज करता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर को हीट देनी पड़ती है, इसलिए ये आपका एक्सोथर्मिक नहीं इंडोथर्मिक होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर को सब्लिमाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है ए एंड बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज सेइंग दैट a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution, and the light purple color of the solution fits it finally disappear, and which of the given equation is the correct explanation of the observation। चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि MnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स ऑक्सीडाइज्ड FeSO4। तो बिल्कुल सही है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है वो क्या करता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि FeSO4 को ऑक्सीडाइज्ड करता है। अब FeSO4 कैसे ऑक्सीडाइज करता है, तो Fe4 को आप देखेंगे यहाँ पर डबल प्लस है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो Fe आपका ट्रिपल प्लस जाता है। ट्रिपल प्लस मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज MnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, योर फाइनल आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज सेइंग दैट विच among the following statements is are true, expose the silver chloride sunlight for a long duration turns gray due to the, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भैया आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl है, जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये 2Ag और Cl2 में डिकम्पोज होता है। अब बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है सिल्वर क्लोराइड। फिर आगे लिखा हुआ सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन होता ही नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन का डिकम्पोजिशन होता है, ये भी इनकरेक्ट है। और लास्ट आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओनली ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime। बिल्कुल सही है। Calcium hydroxide dissolve in water to form its solution called lime water, and with among the following is are true about slacking of lime and the solution formed। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इनकरेक्ट है। एक्सोथर्मिक है, इट इज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल करेक्ट है। फिर द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल लेस देन 7, इनकरेक्ट है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी और सी होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका है बी एंड सी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 इज सेइंग दैट बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट form barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction evolve? अब देख लेते हैं भैया। कहता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब होता है BaCl2, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लिखा है रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या हो रहा है, जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो फाइनली क्या बनता है, आपका बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, और साथ में क्या बनता है, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब आपको बताना भैया कैसी रिएक्शन है, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो BaSO4 होता है वो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट होता है। फिर एक कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है, डबल डिस्प्लेस हो सकता है। तो आपका बी और डी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बी और डी।
तो बी और डी आपका है ऑप्शन डी। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी, बी और डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी इंडोथर्मिक है? तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंडोथर्मिक नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक है, इनकरेक्ट है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये भी आपका इंडोथर्मिक है, सॉरी ये आपका एक्सोथर्मिक होगा, बिल्कुल। फिर आगे आपका कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर जब कंडेंसेशन होते हैं तो ये एंडोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज करता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर ये भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका बी और डी, क्योंकि बी भी सही है, यानी बी और सही डी दोनों सही है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड मींस Ki एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मतलब होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। चलो ये आपस में रिएक्ट करते हैं। एलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड मतलब PbI, PbI2, ये क्या है आपका प्रेसिपिटेट बनता कैसा, एलो। ऑफ लेड आयोडाइड इज फाउंड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द गिवन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। कहता है कि भैया अगर लेड नाइट्रेट किसी भी कारण वहां अवेलेबल ना हो तो इसके स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको PbI2 बनाना है तो देखो यहाँ पर लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, यूज नहीं हो सकता है। लेड एसीटेट बिल्कुल यूज हो सकता है क्योंकि अपने को लेड चाहिए, आयोडाइड पहले भी है। अमोनियम नाइट्रेट में आयोडीन है नहीं, लेड है नहीं है, पोटेशियम सल्फेट में है नहीं है, तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज लेड एसीटेट, योर करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यानी ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनकरेक्ट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी इनकरेक्ट है, और लास्ट आपका नन ऑफ दिस तो इनकरेक्ट है ये। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से रैंसिड हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की वजह से। तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कोरोजन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मेटल पे होता है, रिडक्शन से कोई इसका रिलेशन नहीं है, और हाइड्रोजनेशन आपका हो नहीं सकता। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज सेइंग दैट which information is not conveyed by a balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती है। तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट, आगे लिखा हुआ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इवॉल्व इन पर्टिकुलर रिएक्शन, आगे कहता है नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, ये भी इनकरेक्ट है। एंड लास्ट फाइनल whether a particular reaction is actually feasible or not। तो बिल्कुल यह आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो जा रहा है नॉट कन्वेड, तो कौन नहीं करता है, तो ऑप्शन डी। तो योर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है PbSO4। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका PbSO4 होता है। तो कभी भी अगर किसी का फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अपन को लिखना है Pb, यहाँ लिखना है SO4, Pb की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Pb2SO4, दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए फाइनल आपका हो जाएगा PbSO4। योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी, PbSO4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या है। हाइड्रेटेड फेरस नहीं हो सकता है, ओनली फेरिक ऑक्साइड ये भी नहीं हो सकता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये भी नहीं हो सकता है। तो जब तीनों नहीं हो सकते तो आपका नन ऑफ दीज आपका सही है, यानी फाइनल आंसर क्या है, नन ऑफ दिस।
तो फाइनल आंसर होता क्या है, तो वो होता है आपका हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड आपका होता है Fe2O3। योर फाइनल आंसर विल बी फेरस ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि बोथ CO2 एंड H2 गैस आर, यानी CO2 और H2 इन दोनों गैसों की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। तो हैवियर देन एयर, इनकरेक्ट है। कलरलेस, यस ये करेक्ट है। एसिडिक इन नेचर, इनकरेक्ट है। सॉल्युबल इन वाटर, ये भी इनकरेक्ट है। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कलरलेस, क्योंकि CO2 भी कलरलेस होता है और हाइड्रोजन भी कलरलेस होता है। तो बेटा आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, अगर ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लगे रहिए मेरे साथ, डेली एक नया वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपका साइंस का जो पोर्शन है वो पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और आपका जो टारगेट है, जो मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, 40 आउट ऑफ 40 इन टर्म फर्स्ट एग्जाम 2021। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि विच ऑफ द गिवन गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कौन सी गैस है जो कि किसी भी फ्रेश सैंपल को स्टोर करने के लिए लंबे समय के लिए यूज किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों रिएक्टिव गैसें हैं। नाइट्रोजन और हीलियम, बिल्कुल ये हो सकता है। हीलियम और ऑक्सीजन नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और हीलियम, क्योंकि ये दोनों लेस रिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं जो कि ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो फिर आपका रैंसिडिटी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मैंने बताया लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका क्या करना है, डिकम्पोजिशन करेंगे तो एक तो बनेगा आपका PbO और साथ में बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लिखा भी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। द कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द बैलेंस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को यदि बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पहले नंबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, कौन सा नंबर होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 होना चाहिए। अगर 2 करने से 4, 2 6 1 7, और यहाँ पर 3 दूना 6, हाँ गड़बड़ है गड़बड़ है। तो थोड़ी देर रुकेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2pb कर दिया गया, तो 2pb करेंगे तो यहाँ पर भी 2pb हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 12, और यहाँ पर अगर 4 दूना 8, 2 10, 2 12, बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना हमने ऑलरेडी सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जाके देख सकते हो। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 4। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है वी स्टोर्ड सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलरलेस बॉटल। आपको पता है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हमेशा डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि व्हाइट सॉलिड है, गलत हो गया। अंडरगोज रेडॉक्स रिएक्शन, होती नहीं है। टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और नन ऑफ द का सवाल ही नहीं उठता है। तो योर फाइनल आंसर विल बी टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी जो आपके सिल्वर के जो बर्तन होते हैं या कोई भी आर्टिकल्स है वो किस वजह से ब्लैक पड़ जाता है। तो इसमें सल्फर का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो वो है तो वो कैसे पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो आपका है सिल्वर सल्फर, ठीक है, सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से क्या है, ब्लैक पड़ जाता है। योर फाइनल आंसर विल बी सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड व्हेन
क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्या होगा भैया, लेड नाइट्रेट को क्या करना है, हीट करना है स्ट्रांगली। तो अभी हमने पढ़ चुका है भैया PbNO3, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, एक तो PbO बनेगा, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा। लिखा हुआ क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट हो ही नहीं सकता है। अब ब्राउन रेसिड्यू लेफ्ट, बिल्कुल जो आपका लेड ऑक्साइड होता है वो ब्राउन कलर में होता है, जिसकी वजह से वो बचेगा। वाइट फ्यूम्स होती नहीं है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, येलो भी नहीं होती, तो योर फाइनल आंसर विल बी अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, तो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या फॉर्म होगा, तो स्लैग्ड लाइम फॉर्म होगा। तो बिल्कुल सही है, स्लैग्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो ही नहीं रही है, कैल्शियम ऑक्साइड बन ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल ही नहीं रही है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज स्लैग्ड लाइम। या इसी को हम बोल सकते हैं वाटर के साथ जब डिजॉल्व करते हैं तो क्या बोल देते हैं इसी को हम, लाइम वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का अदर नेम क्या होता है, ये होता है आपका क्विक लाइम, क्विक लाइम। और क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और भी कोई दूसरा नाम होता है क्या, ऑप्शन में देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो ही नहीं सकता, सोडियम ऑक्साइड हो ही नहीं सकता है। तो जब हाइड्रोक्साइड होगा नहीं, ऑक्साइड होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ गया, चलें आगे चलें। तो यह है आपका अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या है। तो अभी मैंने बताया कि भैया कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो यह क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, बेरियम ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यस, ये आपका करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो ही नहीं सकता है। तो योर फाइनल आंसर विल बी सी, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, इसका आंसर आपको खुद देना है। क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। इसमें किस चीज की कोटिंग आ जाती है जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड और बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा ढूंढना है, और फाइनली इस आंसर को ढूंढना और कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपका फाइनल आंसर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर था, जिसमें हमने बात की क्वेश्चन नंबर 26 to 50। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि इस चैप्टर हमने असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के वो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आएगा इस चैप्टर के जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए, और वही बात अंतिम टारगेट 40 out of 40 यू कैन अचीव, डोंट वरी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।